अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मल्टीमीडिया न्यूज़ के साथ मैं हूं AR गुल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शोबा सहाफ़त की। सहाफ़त जिसको एक मसीहा के तौर पे भी लिया जाता है और कहते हैं ये पैगंबरों का काम था सहाफ़त, और आज के दौर में तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल सहाफ़त के एक मुक़द्दस तरीन पेशा इसको शुमार किया जाता रहा है। और इस हवाले से आज जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, उन्होंने सहाफ़त को न सिर्फ़ बहुत करीब से देखा है, बल्कि एक वसी तजुर्बा रखती हैं। प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सोशल मीडिया तक का सफ़र उन्होंने बड़े गौर से देखा है और उसमें फ़ाल किरदार भी अदा किया है। मेरी मुराद चिश्ती ख़ानदान की एक होनहार ख़ातून से है, जिन्होंने जर्नलिज़्म में अपना नाम कमाया, अपना मकाम बनाया। तो आज हमारे स्टूडियो में खुशकिस्मती से वो मौजूद हैं। मैं उन्हें वेलकम भी कहता हूँ। तमसीला चिश्ती साहिबा, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम गुल साहब। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जैसा कि मैंने इब्तदाइये में बताया जी, कि आपने माशाल्लाह मेरे नॉलेज के मुताबिक रोज़नामा मसावात से अपना सफ़र शुरू किया जी, और जंग तक का सफ़र आपका भरपूर कामयाबियों का सफ़र रहा। जी, उसमें आपने प्रिंट मीडिया को बड़े गौर से देखा। तो हम पहले मरहले में आपसे यही पूछना चाहते हैं कि जब आपने सहाफ़त का आगाज़ किया, पहले तो ये बताएँ क्या सोच कर किया? जी, जी। गुल साहब, एक तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यानी इस काबिल समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में, क्योंकि आप तो माशाल्लाह ख़ुद इतने बड़े सहाफ़ी हैं और मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि आपके साथ गुफ्तगू कर रही हूँ। शुक्रिया। तो ये जो सहाफ़त में आने का आपको ये बताऊँ कि मैं बाकायदा समझे बचपन से ही था कि मैंने सहाफ़त में आना है। ये यानी कि खाली मैं लफ़्ज़ी तौर पे नहीं कह रही। हुँ, हुँ। उसकी वजह ये है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो जर्नलिस्ट थे, बाबा परवेज़ चिश्ती। आप भी जानते हैं जी, और पूरी बिल्कुल। फ़ील्ड में लोग बहुत जानते बड़ा हैं। नाम। जी, तो वो ये था कि वो थे सहाफ़त में। फिर मेरे भाई जो जमील चिश्ती, बाबा जमील चिश्ती, जिन्होंने जावेद जी, इकबाल जी। का बड़ा मरूफ़ उन्होंने केस अनअर्थ क्राइम के किया। हवाले से बहुत बड़ी स्टोरी जो है ना वो ब्रेक की जी, थी। बिल्कुल। तो वो ये था कि मेरा, क्योंकि इसी वजह से ना, अब्बू की वजह से ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा सहाफ़त के साथ था। और इसमें सबसे ज़्यादा एक जो मेरे लिए जो बात थी ना, वो ये थी कि मैं जाना भी सबसे पहले मुसावात में चाहती थी। हुँ, हुँ। क्योंकि मेरे वालिद साहब मुसावात में काम करते थे। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी, इस्लामिया कॉलेज कुपर रोड, आपने देखा होगा। जी, बिल्कुल। अच्छा, इस्लामिया कॉलेज कुपर रोड के साथ ही मुसावात का ऑफ़िस था। अब ये कि जब मैं वहाँ पे एडमिशन लिया, गुल साहब आप यकीन करें कि फ़र्स्ट ईयर में जब मैं पहले दिन गई हूँ ना, मैं सबसे पहले उस जगह पे गई और वहाँ पे जाके ग्राउंड में मैं बैठा करती थी जब भी फ्री होती थी, जहाँ से मुझे अपने अब्बू का ऑफ़िस नज़र आता था। और ये था कि मुझे ये था कि ये वो कमरा है जिसमें मेरे अब्बू काम करते थे। जी। और मैं यही सोचती थी कि जूँ ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट होती है, मैंने फ़ौरी तौर पे जर्नलिज़्म में जाना है और मैंने जाना भी उसी ऑफ़िस में और उसी कुर्सी पे बैठ के काम करना है, जिसमें मेरे वालिद ये साहब बड़े करते एज़ाज़ थे। की बात थी। जी, और ऐसा हुआ कि जब मैं गई यानी मुसावात में मैं गई, और ये कि अच्छा, वहाँ मैं किसी को मैंने तारुफ़ नहीं कराया मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ़ ये कि एक इसलिए गई कि मैं यानी कि चाहती हूँ सीखना जी। जर्नलिज़्म। तो वहाँ काफ़ी मेरे ख़्याल कई महीनों बाद लोगों को पता चला कि मैं कौन हूँ, कि हुँ, मैं बाबा चिश्ती की बेटी हूँ। लेकिन ये था कि जब तकरीबन कोई 5-6 महीने बाद मैंने अब्बू की कुर्सी पे बैठ के हुँ। काम किया, गुल साहब आप यकीन करें कि मेरी आँखों से ऐसे आँसू रवा थे और मुझे ये था कि अल्लाह ताला, मैंने सोचा नहीं था कि आप वाक़ई मेरी ये ख़्वाहिश पूरी कर देंगे। जी। तो ये मेरा सफ़र का आगाज़ है। नहीं, आपने माशाल्लाह स्ट्रगल भी बहुत की और बहुत ज़्यादा मेहनत से मेरिट पर जी, आप काम करती रही हैं। तो जी, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंट मीडिया की। जी, तो आपने जो प्रिंट मीडिया का वो दौर देखा मसावात का, जी, तो क्या फ़ील किया उस वक़्त? क्या साफ़ियों को कितना जी। एक इज़्ज़त और एहतराम से लोग पेश आते थे साफ़ियों के साथ? जी, गुल साहब, ये वो टाइम था जो मैं कहती हूँ कि सहाफ़त के अरूज का टाइम था। जी। जब मैं मुसावात में आई हूँ उस वक़्त ज़्यादा अख़बार तो नहीं थे। हुँ। ये रोज़नामा जंग होता था, नवाए वक़्त होता था और अभी यानी कि दी न्यूज़ था, ये बाकी आवाज़ वग़ैरह ये सब बाद ये में बाद आए में हैं। आए। जी। और इसी तरह बाकी दुनिया ले लें या एक्सप्रेस, ये सब भी बहुत, ये जाके तो ये सब तो 2000 की दहाई में तकरीबन आए हैं। जी। इवन ख़बरें भी 90s में आया है, क्योंकि मैंने 89 में स्टार्ट किया था। जी। तो वो ये था गुल साहब, मैंने क्राइम रिपोर्टिंग भी की, मैंने कल्चरल रिपोर्टिंग भी की। और आप यकीन करें कि हमारा एक मुसावात का एक पेज होता था, तमाशा पेज, वो पूरा कल्चरल का पेज होता था। जी।
यकीन करें कि जब जाना, चाहे पीटीवी जाना, उस वक़्त पीटीवी होता था और तो जी, कोई चैनल पीटीवी होता ज़ाहिर नहीं है, था, और बाकी जहाँ चैनल पे तो बाद में आए। दाखिला लोग बाकायदा, मुझे याद है लाइनें लगी होती थी लोगों की, जी। और वो बाकायदा हाथ जोड़ के कह रहे होते थे हमें अंदर आने दें। ऐसे ही है। लेकिन यकीन करें इतनी इज़्ज़त कि चाहे आप किसी भी जगह चले जाएँ, बाकायदा लोग ऐसे, मुझे याद है कि ऐसे करके ना जैसे कॉलर ठीक करना शुरू कर देते थे लोग, कि हुँ, ये शायद पता नहीं हम बल्कि हँसते थे कि हमारे हाथ में कोई कैमरा है, कि लोग इतने ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं, और इतनी रिस्पेक्ट कि मैं कहती हूँ कि शायद आज के जर्नलिस्ट की वो रिस्पेक्ट नहीं है, जी। जो उस वक़्त की जर्नलिस्ट की थी। और शायद ये भी वजह है कि उस वक़्त के जर्नलिस्टों ने काम के ज़रिए अपना एक नाम बनाया तो था। आपने अच्छा भला एक अपना करियर का आगाज़ किया था एज़ ए जी। रिपोर्टर, जी, तो जी। फिर आप सब एडिटर की तरफ कैसे चली गईं? जी, असल में गुल साहब ये हुआ कि जो है वहाँ एकदम से क्राइसिस आया। अब ये था क्योंकि मेरा स्टार्ट था न्यूज़ रूम से। जी। न्यूज़ रूम के बाद मैं जो है रिपोर्टिंग में गई। अब आपको पता है जब क्राइसिस होना तो सबसे पहले उन लोगों को लेके आया जाता है न्यूज़ रूम में जो ऑलरेडी इसका तजुर्बा रखते हैं। जी। अब मुसावात में भी यही हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत है आप साथ रिपोर्टिंग भी करें और साथ ये न्यूज़ रूम भी देखें। अब आप देखें 2 काम तो नहीं हो सकते। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है जी, ना कि आप एक काम कर रहे हैं और दूसरा कर रहे ऐसा हैं। ही है। तो इस वजह से मैंने फिर फुल टाइम जो है ना न्यूज़ रूम में आया, और ऐसा नहीं है कि न्यूज़ रूम में बहुत काम किया, हुँ, कि इसके बाद मैंने 98 में मैंने आवाज़ जॉइन किया, उसके मैं पायनियर्स में थी, हुँ, हुँ। और वहाँ पर भी मैंने यानी शिफ्ट होल्ड करती रही हूँ, और 17 साल मैंने आवाज़ का इदारिया लिखा है। जी, यानी जी। आप देखें सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन वाला अखबार आवाज़ है जंग ग्रुप का, बल्कि जितने भी यहाँ अखबार थे उनमें सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन इसी की थी, डेली आवाज़ की, जी। और उसका एडिटोरियल 17 साल तक लिखने का मेरे पास एज़ाज़ है। जी, बिल्कुल, ये आपका जी। बहुत बड़ा एज़ाज़ भी है और ये मेरिट इससे आपका ज़ाहिर होता है। हुँ। और नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि इन्होंने सिर्फ़ आवाज़ के में ही नहीं 17 साल एडिटोरियल लिखा, बल्कि ये एक अख़बार में एज़ एडिटर भी गईं। तारिक बांडे साहब का रोज़नामा अल जज़ीरा अल जरीदा। अल जरीदा, जी। जी, अल जरीदा में एज़ ए एडिटर इनके लिए ये भी देखें एक बहुत बड़ा एज़ाज़ था। तो कैसा तजुर्बा रहा आपका बतौर एडिटर? जी, अच्छा, इसमें मैं थोड़ा-सा आपको इसका बैकग्राउंड बताऊँगी कि जो तारिक बांडे साहब थे, वो एक मैगज़ीन निकाला करते थे, हेल्पर के नाम से उन्होंने जी। निकाला था। तो वो जो था वो मैगज़ीन मैं तैयार करके उन्हें देती थी। तो यानी उसमें ये था कि मैं जाती नहीं थी, सिर्फ़ वो जो मुझे मैटर होता था मैं खुद तैयार करके उनका बंदा ही आता था उसे दे देती थी। जी। लेकिन वो ये कि मुझे उस दौरान ऐसा फ़ील हुआ कि ये थोड़े ना यानी माली तौर पे कंजूस हैं। ये अच्छा। वैसे अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। एक वैसे मैं आपको एक याददाश्त के तौर पे जी। बता रही हूँ, और ये इस बात पे अक्सर मैं उनके साथ हँसा भी करती थी बाद में। उसके बाद पता चला कि वो एक अख़बार निकाल रहे हैं। तो अच्छा, उन्होंने मुझसे ख़ैर राब्ता नहीं किया, और मुझे ये हैरानी भी हुई कि मैं उनका मैगज़ीन निकालती रही हूँ। उसके बाद गुल साहब ये जनवरी की बात है, ग़ालिबन 9 या 10 जनवरी की बात है। फ़ोन आया मुझे तारिक मंडे साहब का। उन्होंने कहा तमसीला आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, आप आज जंग छोड़े इधर आ जाएँ। तो मैंने कहा क्या ख़ैरियत तो है? कहते हैं कि पिछले 6 महीने से पूरी टीम जो है कोई 200 बंदों की, 250 बंदों की टीम यहाँ पे बैठी है और अख़बार नहीं निकाल सके। तो कहते हैं कि जो है ना, मैंने सोचा कि अब मैं तमसीला से ही कहूँ कि मुझे इस क्राइसिस से निकालें, कि मेरा पैसा लग रहा है, अखबार जो है वो इवन छाप भी रहे हैं लेकिन वो मार्केट में नहीं दे रहे, तो मेरा तो सरासर नुकसान हो रहा जी। है। तो इस पे मैंने हँसना शुरू कर दिया। मैंने कहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? कहते देखो आपने मुझे कंजूस का लेबल लगाया था, तो मुझे इसका दुःख भी था, तो मैंने इसलिए आपको नहीं कहा। ख़ैर जी। जो है इस पे हमारी बातचीत हुई। मैं जो है फरवरी 2007 में मैंने फिर जॉइन किया, और ये फरवरी का एंड था, और गुल साहब आपको ये बात बताऊँ कि 23 मार्च को बाकायदा मार्केट में मैं अखबार ले आई थी। और ये जी। भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये लाहौर से निकलने वाले नेशनल डेली जो है, उसकी जी, मैं बड़ा अख़बार पहली था। जो है मैं एडिटर थी जी, खातून। जी, बिल्कुल मुझसे ये पहले आपका कोई एज़ाज़ है। खातून जो है वो एडिटर नहीं रह चुकी अच्छा, है। एक एज़ाज़ और भी मैंने सुना है आपके पास है, वो ये जी, है कि प्रेस क्लब में जो जी। ख़वातीन के ने जो नुमाइंदगी की हमारी जी, जी। सहाफ़ी बरादरी की, हाँ तो जी। आप गवर्निंग बॉडी में सबसे पहले मेरा ख़्याल है ख़ातून के तौर पे यहाँ पर आई हैं। जी, जी, बिल्कुल, ये बात है 95 की, जी। 96 की। वो ये था कि उस वक़्त क्लब के बारे में यही इमेज था कि यहाँ पे ख़वातीन का तो आना ही नहीं बनता, क्योंकि क्लब का एक इमेज ऐसा बनाया हुआ जी। था। लेकिन ये है कि गुल साहब मैंने इतनी मुखालफ़तों के बावजूद, अच्छा मुझसे पहले ख़वातीन आती थी, लड़ती थी, जीतती नहीं थी। हुँ, हुँ। मैंने इंडिपेंडेंट वो इलेक्शन लड़ा, हुँ, हुँ। और वो मैंने जीत के दिखाया।
वेरी गुड। यानी उस वक्त के प्रेसिडेंट जो थे, अब वो ज़ाहिर है यहाँ नहीं होते, उन्होंने ये मुझे कहा था कि अगर आप जीत जाएंगी आप मेरा नाम बदल देना, कि अच्छा। क्लब में जो है खातून नहीं आ सकती। मैंने कहा अगर मैं आ जाऊंगी फिर आप क्या करेंगे? तो वो आगे से उन्होंने खैर हंसना शुरू कर दिया, और जब मैं जीती, और ज़ाहिर है उनके लिए भी ये बड़ा सरप्राइजिंग था, और मैं मुसलसल 3 साल जीती, जी। और 3 साल में इन्होंने हैट्रिक की जी जी अपना लाहौर प्रेस क्लब में भी। और मज़े की बात ये है कि आज तक ये नुमाइंदगी कर रही है साफ़ी बरदरी की। अब भी ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी की एक तंजीम है, क्या नाम है जी जी उसका? जी, ये कमीशन है, ये वफाकी हुकूमत ने बनाया था, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स। जी। ये जर्नलिस्टों के लिए हुकूमत ने बनाया है कमीशन, और उसमें पंजाब से मैं मेंबर हूँ, जी। और ये भी प्रेस क्लब के लिए भी एक जी, एजाज़ बिल्कुल है। एज़ाज़ है, ये हम सब जी के लिए एज़ाज़ की बात है। जी जी और ये इसमें ये नहीं कि इनको कोई सिफ़ारिश या अक़रबा परवरी से ये ओहदा दिया गया है, बल्कि ये मेरिट पे डिज़र्व करती थी, इनके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं। तो अब तमसीला साहिबा हमें ये बताएँ कि प्रिंट मीडिया के बाद जब ये 2000 के बाद चैनल्स आना शुरू हो गए, जी तो जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भरमार हो गई, तो जी उसके बाद आपने क्या देखा? प्रिंट मीडिया का क्या मुस्तकबिल रहा, और क्या उसके ऊपर ज़वाल आया? जी। अच्छा, गुल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं तो हमेशा इस बात की कायल रही हूँ, और आज भी इसी की मैं एडवोकेसी करूँगी, कि प्रिंट मीडिया जो है ना, वो किसी भी माशरे की जान है, उसकी रूह है। आप उसको ख़त्म करेंगे, आप ये समझें कि आपने उस माशरे की ना रूह निकाल दी। जी। अब आप ये देखें कि ये जो एग्रेसिवनेस है, और ये जो सारी ख़राबियाँ हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि प्रिंट मीडिया, पता है, ये धीमे बड़े आहिस्ता से ना आप में तब्दीली लाता है। ये नहीं होता कि एकदम से माशरे में ना अफरा तफरी फैला दे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, और आपने देखा कि रेटिंग का चक्कर, और वो बाजी ले जाने का चक्कर, और अफरा तफरी में, यानी कई दफ़ा ऐसा होता था कि जो ख़बर होती भी नहीं थी, वो पहले चल जाती थी ब्रेकिंग न्यूज़ बना के, और बाद में ये होता था कि उससे गायब कर दी जाती थी। प्रिंट मीडिया में आप देखें बिल्कुल ऑपोजिट है। जी। हम कभी भी, आपने भी काम किया है प्रिंट मीडिया में, क्या कभी ऐसा पॉसिबल था कि हम बग़ैर तस्दीक के किसी ख़बर को जाने देते? बहुत मुश्किल था, बहुत। और ये नहीं कि कई हाथों से ख़बर गुज़रती थी, और उसकी ऑथेंटिसिटी को देखने के बाद उसको जो है ना वो लगाया जाता था। लेकिन आप देखें कि रेटिंग के चक्कर में पहले वो जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से कुछ खराबियाँ पैदा हुई, और अब जो सोशल मीडिया ने जो किया, वो तो शुज़र बेमुहार वाली बात है। अच्छा, अगर हम प्रिंट मीडिया की तबाही का ज़िम्मेदार करार दें, तो जी, किसे दें हम? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को या सोशल मीडिया को? प्रिंट मीडिया की तबाही का ज़िम्मेदार जो मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ ना, वो मैं एक तो समझती हूँ सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं मालिकान। जी। वो इसलिए ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने ना सिर्फ़ ये देखा कि कहाँ से उन्हें जल्दी इनकम आ रही है, कहाँ से उनके व्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि जी जो ग्रेजुअली देखें चेंज आनी चाहिए ना। ऐसे तो नहीं होता, आप दूसरे मुल्कों को देख लें, आप बरतानिया देख लें, या यूरोप के कई ममालिक में देख लें, वहाँ पे प्रिंट मीडिया आज भी है, और वो उसी तरह चल रहा है जैसे कि चलना चाहिए। जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ मालिकान ने क्या किया, उन्होंने दौड़ लगा दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ। दूसरी ज़िम्मेदारी है जो ऊपर की सीटों पे बैठे हुए लोग थे। देखें, जब आप हायरिंग करते हैं ना, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सिफ़ारिश ही होती है, लेकिन यहाँ पे ये हाल है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बंदा कोई बड़ी सीट पे गया है ना, तो उसने सबसे पहले पता है क्या कोशिश की? उसने ये कोशिश की कि अपने साथ ना जी। अपने लोग लेके आए। यानी लॉबी लाइक सिस्टम माइंडेड बहुत ज़्यादा है। लॉबी। लॉबी बिल्कुल। सिस्टम है यहाँ पर हाँ बहुत जी। ज़्यादा। जी। जो आपके मनपसंद लोग हैं, आप उन्हीं को लेकर आते हैं, चाहे बिल्कुल, उनमें मेरिट नहीं अहलियत हो देखते या आप। ना हो। बिल्कुल, क्योंकि आपने अपनी सीट पक्की करनी होती है, और इसकी भी एक वजह है। हुँ। इसकी एक वजह है कि इस वक़्त जो मीडिया जो मालिकान है ना, वो ज़्यादातर ऐसे हैं जो प्रोफ़ेशनल नहीं हैं। जी। देखें, ये जंग के मालिकान थे, जंग ग्रुप के, वो प्रोफ़ेशनल थे, नवाए वक़्त के थे, ख़बरें के थे। लेकिन ये जो बाकी हैं, इनको ये पता ही नहीं कि जर्नलिज़्म क्या है। जी। तो उसकी वजह से जब वो किसी को लेके आते हैं ना, तो उस बंदे को ये डर होता है कि कहीं ये मुझे निकाल ना दे। अपने पाँव मज़बूत करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि मुलाज़मीन की फ़ौज ज़फ़र-ए-मौज भर्ती कर ली। हुँ। यानी, और उसका नतीजा ये निकला कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बैठ गया। जी, ये ऐसे ही ये है। भी इसकी बहुत बड़ी वजह ऐसे है। ही है। बल्कि ये है कि जी, जितने नॉन प्रोफ़ेशनल लोग थे, उन्होंने जी, अपने-अपने कारोबार को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल। चैनल्स बना लिए। हाँ जी, यूनिवर्सिटियों को कोई दूसरे जिस तरह के लोग थे, बिल्कुल। तो हाँ जी। इस तरह वो कानून के हाथों से बचे रहे। हाँ जी, और अभी भी यही है। हुँ। आप देखें कि रिपोर्टर का पहला काम क्या होता था, जो प्रोफ़ेशनल मालिकान थे,
उनका ये होता था कि वो ये कहते थे कि जी ख़बर क्या है, ख़बर का फ़ॉलो अप क्या है। अब ये सूरत हाल है कि मालिकान ये पूछते हैं कि मेरी फ़लाँ जो वो फैक्ट्री है उस पे छापा पड़ा है या फ़लाँ इदारे में कौन सा रिपोर्टर जाके इसको देखेगा। यानी रिपोर्टर्स मालिकान के मुफादात के लिए जी, काम कर रहे बिल्कुल ऐसे हैं ही। या उनके नीचे जो लोग हैं उनके मुफादात के लिए। तो जी। फिर रिपोर्टर भी क्या करे? और अच्छा ख़बरें भी नहीं लग सकती। अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई ख़बर आ भी जाएगी तो उनको तो ये उसको होता है कि रोक लिया जाता मालिकान है। के मफ़ादात हैं। सेंसरशिप बहुत ज़्यादा हो गई है। जी, बिल्कुल। ये जो इश्यूज़ हैं ना इसकी वजह से इन्होंने तबाही मचाई और जी। इसी दौरान सोशल मीडिया आ गया हुँ। और आप देखें ना उसमें भी जर्नलिस्ट आप हैं, मैं हूँ, जिन्होंने यानी 36 साल मैंने लगाए, आप भी इतने सालों से जर्नलिज़्म में हैं। हम अगर माइक पकड़ के बात करेंगे तो हम सोच समझ के बात करेंगे, लेकिन जब हर शहरी उठ के माइक पकड़ के कुछ भी बोलना शुरू करेगा ना, जी। तो फिर यही अंजाम होगा जो इस वक़्त हुआ अक्सर है। के तो जुमले भी ठीक नहीं होते हैं, उनके पास मालूमात भी नहीं होती हैं, लेकिन वो जी, बहुत बड़े-बड़े यहाँ पर वो बने हुए हैं। बिल्कुल क्योंकि वो तो बोलना जानते हैं, जी, तेज़ी-तेज़ी में बोल लेते हैं, जी, चाहे कुछ भी बोला जाए। ऐसे ही है। अच्छा जी, अब ये बताएँ कि बीइंग ए वुमन जी, सहाफ़त के मैदान में एक ख़ातून को क्या मुश्किलात पेश आती हैं? जी। या आप समझती हैं कि अब ग्राउंड फ्री है, अब तो कोई इश्यू नहीं है, कोई भी ख़ातून आकर जो है ना इसमें अच्छा वो कर सकती है, परफ़ॉर्म कर सकती है? मुश्किलात तो हैं गुलशन, मुश्किलात हैं, मुश्किलात हैं। जगह-जगह पर रुकावटें हैं और जी, मतलब है ख़ातून होने के नाते भी इग्नोर किया जाता है। बिल्कुल। जी नाज़रीन, हम इस वक्त बात कर रहे हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट, ख़ातून जर्नलिस्ट तमसीला चिश्ती साहिबा से। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जी। बीइंग ए वुमेन, ये जो ख़वातीन को आप क्या समझती हैं शोबा सहाफ़त में आने पर और फिर परफ़ॉर्म करने में क्या मुश्किलात पेश आती हैं? जी, गुल साहब मैं अगर सच्चाई से काम लूँ तो मुश्किलात पेश आती हैं। जी। यानी आपको हर बात में अपना आप प्रूव करना पड़ता है। मकसद ये है कि अगर कोई अगर आप यानी न्यूज़ रूम की आप मिसाल ले लें कि अगर जो मेल हैं वो बैठे हैं, वो दरमियान में चाय पीने में भी जाएँगे या सिगरेट पीने जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, लेकिन खातून अगर बैठी है और वो अगर अपनी सीट से उठ भी गई है, तो ये भी इशू इशू होगा कि जी ये देखें, ये क्यों उठ के गई, ये कहाँ गई? हुँ। अगर वो किसी से बातचीत कर रही है, उस पे भी इशू आ जाता है। फिर दूसरी बात ये है कि जैसे अगर खातून छुट्टी कर ले, तो ये आता है कि ये तो छुट्टियाँ ही बहुत करती हैं। हालाँकि आप यकीन करें कि जितनी डेडिकेशन के साथ ख़वातीन काम करती हैं, मैं ये नहीं कहती कि मर्द नहीं करते, जी। लेकिन ख़वातीन का तो एक तरह से उनकी तो हर चीज़ आप देखें ना कि वो लगी होती है, स्टेक पे लगी होती है कि उन्होंने अपना घर भी चलाना है और उन्होंने सोसाइटी में ये प्रूव भी करना है कि वो इस काबिल हैं। रुकावटें अब भी हैं। जी। अब जैसे कि मैं तो ख़ैर सैलरी के हवाले से नहीं कहूँगी, क्योंकि बाकियों के बराबर ही थी मेरी, ऐसा नहीं था बल्कि बाज़ मेरे कोलीग्स की ज़्यादा ही थी। लेकिन कई इदारों में ऐसा है कि ख़वातीन की सैलरीज़ कम है और यही समझा जाता है कि जैसे उन्हें पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। जी। अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ऐसा नहीं फ़ेस करना पड़ा या शायद मेरा मिज़ाज ही ऐसा था कि मुझे हरासमेंट का शायद किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा जिस तरह की मेरी आदत थी। लेकिन ये है कि ख़वातीन को हरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है। अच्छा। और वो ये कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के उसके तरीके होते हैं। ये नहीं होता कि हुँ। कोई आपको फ़िज़िकली करे या आपको वैसे कोई जुमला ऐसा, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी कर ली जाती जी, है जिससे बिल्कुल आपको ऐसे मेंटल ही। टॉर्चर हाँ, पहुँचे। ये चीज़ें हैं। ये तो इसको एडमिट करना चाहिए जो पूरी सोसाइटी में है। अब हम भी तो उसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। जी। आखिर में आप अपनी जो ख़वातीन साथी जर्नलिस्ट हैं, जी। उनके हवाले से क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी? जी गुल साहब जो ख़वातीन जो मेरी साथी हैं, सहाफ़ी हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि देखें बात ये है कि रुकावटें तो बाकी है जिस तरह आप लोगों ने सारी ज़िंदगी फ़ेस की हैं, इसमें भी आएँगी और आती हैं, लेकिन आपने कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपने जर्नलिज़्म की फ़ील्ड में रहना है, तो आपने ये नहीं सोचना कि फ़लाँ ने मुझे क्या कह दिया, फ़लाँ ने क्या कह दिया। हम जो ख़वातीन हैं ना वो लोगों को जवाब देने के लिए नहीं बैठे या ये कि रोने-धोने का मेरा ख़्याल है मैं तो अब चाहूँ भी तो मेरी आँखों में आँसू नहीं आते। हुँ, हुँ। तो क्योंकि शायद बिल्कुल ही मैं वो हो गई हूँ, लेकिन ये कि ख़वातीन को यही कहूँगी कि बग़ैर किसी डर के, किसी जी, ख़ौफ़ के आप बस काम पे किसी तवज्जो भी दें। महाज पर आप अपने जी, आप को कमज़ोर ना समझें। बिल्कुल और डट के मुकाबला करें। जी,
बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने तमसीला चिश्ती साहिबा की गुफ्तगू सुनी। माशाल्लाह इनके पास बहुत नॉलेज है और अगर हम इनसे गुफ्तगू करना चाहें तो कई घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम की तवालत को के पेश नज़र हम यहीं पर ब्रेक लगाएंगे और इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में फिर इनसे किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी, जी, आप बहुत स्टूडियो में शुक्रिया गुल तशरीफ़ साहब। लाई। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह जी। हाफ़िज़।